हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास होने वाली है कंजक्शन की दूसरी क्लास। तो अगर बच्चों आज से पहले अगर आपने कंजक्शन की पहली क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को सबसे पहले जाकर कंप्लीट करें। और आगे आपको बेसिक भी कंप्लीट करना है कंजक्शन पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। देखो करना क्या है, तुम्हें करना कुछ नहीं बेटा, आपको सन कोचिंग सेंटर सर्च करना है यूट्यूब पर, तो आपको ये हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। और इस चैनल में आप प्लेलिस्ट वाली लिस्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर बाय गौरव मल्होत्रा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पहली क्लास अपलोड हो चुकी है और आज की क्लास है आपकी कंजक्शन की दूसरी क्लास। इस पहली क्लास को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा था, आप जाकर जरूर चेक करें इसे, ठीक है। और इससे पहले भी आपको ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है, इंग्लिश बेसिक बेस्ट 2026 के नाम से। इस प्लेलिस्ट में क्या बताया हमने, वो सारी चीजें जो 12th क्लास का सिलेबस पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में हमने इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है। इन सारी क्लासेस आपके लिए ही डिजाइन की गई है, खासकर आपके लिए ही। तो आपको ये सारी क्लासेस लेनी है और खासकर ये वाली क्लास 12th न्यू सिलेबस वाली क्लास तो आपको लेनी ही है, क्योंकि इस सिलेबस वाली क्लास से आपको अंदाजा लग जाता है कि पेपर 80 नंबर का तो आएगा, लेकिन कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी, कौन सी चीज ज्यादा मार्किंग की है तो कौन सी चीज कम मार्किंग की है और कौन सी चीज एवरेज मार्किंग की है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी इस वाली क्लास से। तो इन सारी क्लासेस को क्रम से लीजिएगा, ये सारी चीजें क्रम से ही मैंने बनाई है। देखो ये बेसिक बैच है, इसे सीक्वेंस से सारी चीजें सीक्वेंस है, इसे लेना है और ये आपको सिलेबस वाली क्लास लेनी है। और इस क्लास को लेने के बाद में आपको पहुंचना है 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर, ये न्यू बैच है बेटा 2026 का। इसमें से आपको ये पहली क्लास खत्म करनी है कंजक्शन की, और आज हम शुरू कर रहे हैं कंजक्शन की दूसरी क्लास, ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो कंजक्शन की क्लास में बेटा अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कंजक्शन क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से जाना कंजक्शन क्या है, कहने का मतलब व्हाट इज कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन, ये हमने जाना। दूसरी चीज, कंजक्शन काम क्या करता है, कंजक्शन का काम, कंजक्शन का काम, ठीक है, द वर्क ऑफ कंजक्शन, द वर्क ऑफ कंजक्शन, ठीक है। तीसरा, कंजक्शन काम कैसे करता है, कंजक्शन काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, इट का मतलब कंजक्शन, ये कंजक्शन काम कैसे करता है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर अप की हैं। और एक और चीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। इसलिए बेटा अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को पहले जाकर लें, तभी आपकी ये क्लास समझ में आ पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं आपका आगे का कंजक्शन टॉपिक। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं हमने क्या सीखा। तो बेटा देखिए, ये पिछली क्लास की पीडीएफ है। हाँ, एक और बात कि ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो सन कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आपको उस चैनल पर जाना है और उस चैनल पे आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने पहली बात ये सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि ग्रामर टोटल 10 नंबर की है, कैसे है वो बताया मैंने। उसके बाद में ये मार्किंग के बारे में कंजक्शन का इंपोर्टेंस बताया कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये जो आपका कंजक्शन टॉपिक है वो कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में हमने कंजक्शन के बारे में जाना, कंजक्शन क्या है, कंजक्शन का काम काम कैसे करता है, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी जो हमें आगे इस वीडियो में मिलने वाले थे। और उम्मीद है कल की क्लास में ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, ठीक है। फिर हमने कंजक्शन हेडिंग डाली, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन एक वर्ड होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। सर कैसे काम करता है ये भी तो जरूरी होता है ना। मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एग्जांपल दिए, फ्रेज शब्द का नहीं पता होता, फ्रेज के बारे में भी मैंने बताया बच्चों को, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए, ठीक है। और उसके बाद में कंजक्शन के टाइप्स पे पहुंचे और यहीं से बहुत सारी चीजें आपका ये मान लो बेस बनाती हैं कंजक्शन टॉपिक का। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और ये कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है ये मैं बता चुका हूं कल की क्लास में। हाँ, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन करी। दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। और फिर मैंने बताया तो ये आपको ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कौन सा कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, कौन सा कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग है। तो ये लिस्ट भी आपके मन में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये लिस्ट बनी हुई है। फिर बच्चों को समस्या आती है, सर याद नहीं होते कौन से कोऑर्डिनेट कौन से सबऑर्डिनेटिंग, इसलिए हमने बच्चों के लिए एक प्यारी सी ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक थी वाओ बॉयज फैंस। और इस ट्रिक के माध्यम से हमने सारे कंजक्शन एक ही क्लास में, कहने का मतलब एक ही क्लास में हमने सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद कर लिए थे। कहने का मतलब अब हम आसानी से देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सा कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग है और कौन सा कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग है। उम्मीद है आपको
कल वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। बस थोड़ा सा रिवीजन और करना है, आपकी 100% क्लियर हो जाएंगी चीजें, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मान लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की क्लास, आज की क्लास होने वाली है। तो कल हमने कंजक्शन के टाइप पढ़ लिए, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हमें बहुत सारी चीज पढ़नी है, तो मैंने कल आपको लिस्ट बताई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज और मैंने बताई थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रिंसिपल क्लॉज से पहले यूज होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रिंसिपल क्लॉज से पहले यूज होते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज का हिंदी अर्थ होता है प्रधान या मुख्य उपवाक्य। इसका मतलब क्या होता है? प्रधान या मुख्य उपवाक्य। ठीक है, पहली बात तो ये। अब बच्चों के मन में सवाल आता है, सर ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ऐसा क्लॉज होता है जो एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ये ऐसा क्लॉज होता है। ठीक है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो चलिए आगे, कहने का मतलब आप इसे रिवर्स गियर में समझेंगे तो और बढ़िया है। जैसे वो क्लॉज जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, मुख्य होता है, उसका अर्थ स्वतंत्र होता है, किसी पे कोई भी निर्भरता का काम ही नहीं है, वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कौन से कंजक्शन आते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। और जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएंगे वहां कौन सा क्लॉज होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, माय फ्रेंड इज यू, माय फ्रेंड इज रोहन, माय फ्रेंड इज रोहन, एंड और योर फ्रेंड इज मोहन, योर फ्रेंड इज मोहन। अब मैंने आपके सामने ये वाक्य लिखा, जरा गौर से देखना इस वाक्य को। इस वाक्य में क्या सीन है? इस वाक्य में पहला वाक्य है माय फ्रेंड इज रोहन, मेरा दोस्त रोहन है। तो क्या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा। मेरा दोस्त रोहन है, सिंपल सी बात है। तो इसका अर्थ किसी पे भी निर्भर नहीं कर रहा। मैंने आपसे ये वाक्य कहा, आपका मन संतुष्ट है, हाँ सर मेरा दोस्त रोहन है, इसमें कोई भी मन में सवाल नहीं उठा, तो ये मुख्य उपवाक्य है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, अगला वाक्य योर फ्रेंड इज मोहन, आपका दोस्त मोहन है, इसमें भी आपको कोई सवाल मन में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी। हाँ सर मेरा दोस्त रोहन, आपका दोस्त मोहन, बिल्कुल मन में कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल सेंस कंप्लीट हो रहा है। तो ये भी कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये भी कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। अब इन प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कौन सा कंजक्शन आ रहा है? एंड। तो ये कौन सा कंजक्शन होगा? कोऑर्डिनेटिंग। कौन सा होगा बेटा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है ये? कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो चलिए आगे और बातें करते हैं। जैसे अगला अगर मैं कहूं, अगला मैं एक और एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट। दूसरा एग्जांपल देता हूं, यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। इसको ध्यान से समझो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, बहुत समझना जरूरी है। जैसे मैंने कहा तुम पास हो जाओगे, चलो ठीक है सर पास हो जाएंगे, ये बात तो चलो ठीक है पास हो जाएंगे हम, तो इसमें तो कोई हमें डाउट ही नहीं है कि हम पास हो जाएंगे। आपने कह दिया पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैंने आगे कहा यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे, ये मैंने शर्त लगा दी, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। सर यदि हम मेहनत करेंगे तो क्या 5 लाख रुपए मिलेंगे? यदि हम मेहनत करेंगे तो क्या हमारी 90% बन जाएगी? यदि हम मेहनत करेंगे तो क्या 98 बन जाएगी? यदि हम मेहनत करेंगे तो क्या 80+ नंबर आ जाएंगे? यदि हम मेहनत करेंगे तो सर क्या कहना क्या चाहते हैं? तो मैंने जब ये बोला यदि तुम मेहनत करोगे, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल है, तब भी सर क्या आप मार देंगे? यदि हम मेहनत करेंगे तो क्या सर आप हमें ऑफलाइन बुलाएंगे, ऑफलाइन हमें अवार्ड देंगे, ऑफलाइन हमें सम्मानित करेंगे? कहने का मतलब मैंने इस वाक्य से जैसे ही बोला तो आपके मन में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो ये डिपेंड हो रहा है,
कि आगे बात क्या होने वाली है, इसलिए ये कौन सा क्लॉज होता है बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बहुत ही प्यारी सी बात, सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले जो कंजक्शन आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले जो कंजक्शन आता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले जो कंजक्शन आएगा उसे कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आएगा, किस क्लॉज से पहले, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आएगा उसे कौन सा कंजक्शन कहेंगे बेटा, उसे कौन सा कंजक्शन कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। प्रिंसिपल से पहले कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट से पहले सबऑर्डिनेटिंग। क्या आपको सिंपल सी बात क्लियर है। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताया, तो मैंने बताया प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आता है, तो ऐसे प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आएगा, ठीक है। क्लॉज की हमने छोटी सी चर्चा करी है अभी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लॉज नहीं बताया, कल की क्लास में जरूर बताया था कि ये अकेला सेंटेंस है, ये अकेला सेंटेंस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो एक और नया सेंटेंस बन जाएगा। पहले ये अकेला था, अब यहाँ पर जुड़ गया, पहले ये भी अकेला था, अब यहाँ पर जुड़ गया। तो पहले अकेला था तो सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया, अब इसे क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये बड़े वाले ये पूरे वाले वाक्य का हिस्सा है, तो अब इसे क्लॉज कहेंगे। पहले सेंटेंस था लेकिन अब यहाँ जुड़ गया, बड़े वाक्य का हिस्सा बन गया, तो अब इसे क्लॉज कहेंगे। मैंने आपको ऐसे कल समझाया था, और अब आपकी समझ में आ गया होगा कैसे प्रिंसिपल से पहले कोऑर्डिनेटिंग आता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है। सिंपल सी बात यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो कौन से क्लॉज से पहले आते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आते हैं, ठीक है। इतना सही आपको फिलहाल ध्यान रखना है, और बाकी सारी चीजें क्लॉज वगैरह सब कुछ आने वाला है, बस धैर्य बनाकर रखिए, ठीक है। सब कुछ समझते चलिए, सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। जब एक बार टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो सब कुछ लिंक बन जाएगी आपके मन में, एक ऐसी रील बन जाएगी, इंस्टाग्राम वाली नहीं, कॉन्सेप्ट की एक ऐसी रील बन जाएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक लिंक हो जाएंगी, फिर और मजा आएगा। देखिए, ये हेडिंग होने के बाद में अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा। ये काम आने वाले हैं आपके, कहाँ काम आने वाले हैं ये मत पूछ लेना मुझसे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये कंजक्शन ही आपके सिंथेसिस में सीधे सीधे काम आएंगे। क्यों? सिंथेसिस में क्या होता है, दो वाक्य को जोड़कर नया वाक्य बनाया जाता है, और नया वाक्य बनाने के लिए दो वाक्य को जोड़ना होगा। जोड़ेंगे किससे? जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? कंजक्शन करते हैं सर। तो जोड़ने का काम कंजक्शन करेंगे तो कंजक्शन की जरूरत पड़नी है, इसलिए कंजक्शन की सारी नॉलेज आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। कंपटीशन में भी ये आता है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एक और बात ध्यान रखना कि ये जो कंजक्शन है ना, कंजक्शन के कुछ और नाम होते हैं। जैसे कंजक्शन को हम कहते हैं, देखो कंजक्शन एक नाम तो यही हो गया कंजक्शन, और ये क्या है, चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसे कनेक्टिव्स भी कहते हैं। कंजक्शंस को क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स। क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स। कनेक्ट करने का काम करता है, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, तो कनेक्टिव्स भी कह देते हैं। दूसरी बात है, ये लिंक करता है चीजों को, लिंक का मतलब भी जोड़ना, तो लिंकिंग वर्ड्स भी कह देते हैं, शब्द तो होता ही है। और अगला नाम है लिंकिंग डिवाइसेस, इसे लिंकिंग डिवाइस भी कह देते हैं। ये चारों के चारों नाम किसके हैं बेटा? चारों के चारों नाम कंजक्शन के ही हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी नाम देखने को मिलता है, समझ जाना कंजक्शन ही है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। हाँ, तो मैंने बताया आपको कंजक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिंदी अर्थ मुझसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता, ये नाम है। जैसे विराट कोहली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अरे सर विराट कोहली ही कहेंगे। मेरा नाम गौरव मल्होत्रा है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? गौरव मल्होत्रा ही कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे सारे हिंदी वर्ड्स की इंग्लिश नहीं है, ऐसे ही सारे इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी भी नहीं है। आप इस बात को समझिए, अपने दिमाग में इस बात को डालिए कि सारे इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी नहीं है, उसी तरीके से सारे हिंदी वर्ड्स की भी इंग्लिश नहीं है। सारे हिंदी वर्ड्स की इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी भी नहीं है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हिंदी में कुछ नहीं कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग ही कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी का नाम है डेविड, तो उसे इंग्लिश में डेविड कह रहे हैं, तो हिंदी में भी डेविड ही कहेंगे। समझ में आ रहा है? किसी का नाम है सपोज करो मिचेल स्टार्क, तो उसे हिंदी में भी वही स्टार्क ही कहने वाले हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग को कोऑर्डिनेटिंग ही कहेंगे। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसको जरा गौर से देखिए। देखो, पहला टाइप्स होता है इसका, पहला इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन, देखो अब आप पूछे सर रिलेटिव कंजक्शन का
हिंदी अर्थ क्या होता है। तो फिर से बता देना चाहता हूं, इनका कोई हिंदी अर्थ नहीं है और आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के पीछे ना भागिए। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के रहे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के रहे, जो चीज फैक्चुअल है वो फैक्चुअल है। आपको हिंदी अर्थ के पीछे नहीं भागना है कि पेपर इंग्लिश में आने वाला है, आंसर भी आपको इंग्लिश में देना है, लिखना भी इंग्लिश में है, पढ़ना भी इंग्लिश में है और समझना भी आपको इंग्लिश को ही है। तो आप हिंदी के पीछे बिल्कुल भी ना भागें, ये मेरी आपको बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी सलाह है, इस बात को ध्यान में जरूर रखना। तो इलेटिव कंजक्शन, हाँ इसका सेंस होता है, आपको ये मैं समझा दूंगा कि इलेटिव कंजक्शन होता क्या है, काम क्या करता है और कैसे काम करता है। भाई तीन ही क्वेश्चन बनते हैं किसी चीज में कि ये है क्या, पहला क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन ये काम क्या करता है, तीसरा क्वेश्चन काम कैसे करता है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इसका हिंदी अर्थ के पीछे मत भागिए, बिल्कुल भी हिंदी अर्थ के पीछे बिल्कुल भी ना भागिए। और ना ही कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये सोचे कि सर हिंदी अर्थ ही नहीं लिखा रहे हैं, बेटा इनका हिंदी अर्थ है ही नहीं। वरना आप मेरी क्लास में देखेंगे जितनी हिंदी सफिशिएंट होती है मैं लिखाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। आप इसका ध्यान रखना, हिंदी के पीछे मत भागो। इंग्लिश की क्लास है, पेपर इंग्लिश में आएगा, जवाब भी इंग्लिश में देना है, समझ में नाम भी इंग्लिश को है, पढ़ना भी इंग्लिश को है और सीखनी भी तुम्हें इंग्लिश ही है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इलेटिव कंजक्शन पहला। दूसरा कॉप्यूलेटिव कंजक्शन, ठीक है। ये प्रकार किसके चल रहे हैं आपके, कोऑर्डिनेटिंग के। नंबर तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन और नंबर 4 एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये 4 प्रकार के बेटा कंजक्शन होते हैं, जो आप 4 प्रकार के कंजक्शन, सॉरी 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जो आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे होंगे। कहने का मतलब जो हमने 20-21 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़े थे उन सबको इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। अब इनका मतलब क्या होता है, काम क्या करती हैं और काम कैसे करती हैं, ये सारी कैटेगरी, ये सारे के सारे टाइप्स कैसे काम करते हैं, इनका काम होता क्या है, कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंजक्शन किस कैटेगरी में जाएगा। ये ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, आप टेंशन मत करिए, ठीक है। एक एक करके, लेकिन देखो मैं सारी चीजों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, एक एक करके हम सब कुछ सीखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी होने वाली है इलेटिव कंजक्शन। सबसे पहली हेडिंग होने वाली है इलेटिव कंजक्शन और इस हेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं और आज की क्लास में आपके 4 कंजक्शन में फिनिश करूंगा। कितने कंजक्शन, 4। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं अगली, इलेटिव कंजक्शन। नंबर फर्स्ट इलेटिव कंजक्शन। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, हिंदी अर्थ पे नहीं जाना है, आपको सेंस पे जाना है कि भाई ये काम क्या करता है, ये होता क्या है इलेटिव कंजक्शन। सबसे पहला सवाल बच्चों के मन में यही आना चाहिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये सवाल मन में लाओ अपने में कि सर ये इलेटिव कंजक्शन होता क्या है, पहला सवाल। दूसरा, सर ये इलेटिव कंजक्शन सर काम क्या करता है, और तीसरा सवाल, सर काम करेगा तो करेगा कैसे। ये तीनों सवाल आपके मन में आने चाहिए। देखिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहली बात, ये कंजक्शन, ये वाला कंजक्शन है, ये वाला जो कंजक्शन है वो कंक्लूजन को डिनोट करता है। किसको व्यक्त करता है, निष्कर्ष को। किसको, निष्कर्ष को। अब इसे इंग्लिश में लिख देता हूं पहले मैं, फिर हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। देखो, दिस कंजक्शन, जो भी इलेटिव कंजक्शन होगा वो एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस माने व्यक्त करेगा क्या, कंक्लूजन। क्या व्यक्त करेगा, कंक्लूजन। इसका मतलब क्या है बेटा, हिंदी में लिख देता हूं, ये कंजक्शन निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब एक तरीके से रिजल्ट बेटा, एक तरीके से ध्यान रखना है, रिजल्ट, एक तरीके से ध्यान रखना है, रिजल्ट, रिजल्ट को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, दूसरी बात, इसका फोकस भी किस पे रहता है, रिजल्ट पे। ध्यान रखना है, इसका फोकस निष्कर्ष, कंक्लूजन कहने का मतलब निष्कर्ष पर ही रहता है, इसका फोकस निष्कर्ष पर ही रहता है। 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, ये भी कि मैं आपको ये पहले थ्योरी करा रहा हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल कराऊंगा। हालांकि पहले एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में थ्योरी पढ़नी होती है तो अच्छे तरीके से समझ में आता है। देखो, लेकिन पहले मैं इसको थ्योरी बता रहा हूँ,
आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद में सारी चीज लिंक करेंगे हम, ठीक है। ये लिंक्ड मेथड भी बहुत ही अच्छा मेथड है। देखिए सबसे पहली बात, ये कंजक्शन क्या होता है, तो ये कंजक्शन का काम क्या होता है, पहली बात तो ये कॉन्क्लूजन को बताता है। तो ये कंजक्शन जो कॉन्क्लूजन को बताते हैं, किसको बताते हैं, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिजल्ट। जो कॉन्क्लूजन को बताएंगे, जो रिजल्ट को बताएंगे, उन कंजक्शन को इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं, जो निष्कर्ष या परिणाम को बताते हैं। किसको बताते हैं, निष्कर्ष या परिणाम को। निष्कर्ष या परिणाम को बताएंगे तो फोकस भी इनका किस पर होगा, निष्कर्ष या परिणाम पर ही होगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट के साथ में रीजन का रिलेशन होता है। रिजल्ट के साथ में रीजन आता है, ये रीजन और रिजल्ट आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे किसी चीज का रिजल्ट है तो वो रिजल्ट है क्यों, तो उसका रीजन भी होगा। किसी चीज का रीजन है तो क्यों रीजन है, तो उसका रिजल्ट क्या है फिर। तो रीजन और रिजल्ट एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड वर्ड है, दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। जहां रीजन है वहां रिजल्ट है, जहां रिजल्ट है वहां रीजन है, बात यह है। तो रीजन रिजल्ट का बहुत ही अच्छा संबंध होता है। अब होता क्या है, सबसे पहली बात, इनका फोकस किस पे होता है, निष्कर्ष पर होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगली बात, रिजल्ट के साथ इनमें रीजन भी आता है। रिजल्ट के साथ क्या आता है, रीजन भी आता है। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जो रीजन होता है वह रीजन व रिजल्ट का जो रिलेशन होता है, क्या होता है, रिलेशन कहने का मतलब इनके अंदर रीजन और रिजल्ट में जो संबंध होता है वो कैजुअल होता है। कैसा रिलेशन होता है, कैजुअल रिलेशन। कैसा रिलेशन, कैजुअल। कहने का मतलब इनमें रिलेशन होता है एक अच्छे तरीके से। यूं ही रीजन में और रिजल्ट में रिलेशन होता है। कहने का मतलब जहां रीजन है वहां रिजल्ट है, रिजल्ट है वहां रीजन है। ये चीजें होती है इनके अंदर, ठीक है। क्वालिटी पाई जाती है रीजन और रिजल्ट में। किसमें ये क्वालिटी पाई जाती है, रीजन में और रिजल्ट में। ये वाली क्वालिटी पाई जाती है रिलेशन वाली, कि जहां रीजन है वहां रिजल्ट है और जहां रिजल्ट है वो रीजन है, ठीक है। अब सबसे इंपोर्टेंट बात अब शुरू होती है कि सर इनमें कंजक्शन कौन कौन से आते हैं। कौन कौन से कंजक्शन इलेटिव कंजक्शन होते हैं जो किसको बताते हैं, रिजल्ट को। ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है सर जो रिजल्ट को फोकस करेंगे, रिजल्ट पे उनका मुख्य फोकस होगा, रिजल्ट पे वो दबाव डालेंगे, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे सीधा, उनका मेन मकसद निष्कर्ष को जानना होगा। ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है, तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक कंजक्शन फोर, और फोर का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। फोर का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि। सबसे पहले फोर, बिल्कुल फोर का भाई देयरफॉर, याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। फोर का भाई देयरफॉर, फोर का भाई, फोर देयरफॉर पढ़ के देखिए। देखो एक दूसरे के जुड़े हुए भाई नहीं लग रहे, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं दोनों एक तरीके से। फोर के साथ में देयरफॉर, एक जैसे है ना। अब देयरफॉर माने क्या होता है, इसलिए। तो इसलिए के अर्थ में बेटा सो का मतलब भी इसलिए और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी इसलिए। इनका हिंदी अर्थ एक जैसा होता है। इसलिए बेटा आज मैं आपको बता देने वाला हूं, आज की क्लास में हम इन चार कंजक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। इनके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाला है वो देखने वाले हैं, और क्या क्या होने वाला है वो सारी चीज देखेंगे। ये चार कंजक्शन, कितने कंजक्शन, चार। देख लीजिए इन्हें गौर से। फोर, देयरफॉर, सो और कॉन्सिक्वेंटली, इन चारों कंजक्शन को देखेंगे। और इन चारों कंजक्शन जिस कैटेगरी में आते हैं, फोर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली, ये चारों कंजक्शन जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को हम इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। और ये किस कंजक्शन का टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का टाइप है। इन चारों कंजक्शन का काम क्या होता है, रिजल्ट, कंक्लूजन को बताना, कंक्लूजन को फोकस करना। और ये रीजन और रिजल्ट दोनों एक साथ आते हैं कैजुअल रिलेशन में, तो ये रिजल्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है रिजल्ट अकेला आएगा, रिजल्ट के साथ में रीजन भी आएगा। देखो क्या क्या चीज है, चार कंजक्शन, चारों कंजक्शन इलेटिव बताएंगे, क्या ये निष्कर्ष बताएंगे, कंक्लूजन बताएंगे, और फोकस भी किस पे करेंगे, कंक्लूजन पे करेंगे। ये देखो मैंने लगाया, फोकस किस पे होगा, कंक्लूजन पे होगा। रिजल्ट के साथ रीजन भी आता है, क्यों आता है, क्योंकि रीजन और रिजल्ट में कैजुअल रिलेशन होता है, एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां रीजन आएगा वहां रिजल्ट आएगा, जहां रिजल्ट आएगा वहां रीजन आएगा। जय और वीरू की जोड़ी है इनकी, कहने का मतलब जहां जय है वहां वीरू है, जहां वीरू है वहां जय है। कहने का मतलब दोनों इतने गहरे दोस्त हैं। जहां रिजल्ट है वहां रीजन है, रीजन है वहां रिजल्ट है। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, कैजुअल रिलेशन, पारस्परिक संबंध। कहने का मतलब ऐसे वाला रिलेशन होता है उसे कहते हैं कैजुअल रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसमें कितने कंजक्शन आते हैं, चार। इन चारों कंजक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फोर। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, फोर। सबसे फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए बेटा, फोर। नंबर 1, यूज ऑफ फोर।
सबसे पहली बात। और फोर का हिंदी अर्थ आपको ध्यान रखना है, फोर का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। फोर का हिंदी अर्थ क्योंकि, कंजक्शन के तौर पे होता है क्योंकि। सबसे पहले मैं बता दूं फोर का हिंदी अर्थ, देखो फोर का हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हिंदी अर्थ से रिलेट कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर फोर प्रीपोजिशन है, अगर फोर क्या है, प्रीपोजिशन, कहने का मतलब किसी को जोड़ने का काम नहीं कर रहा, किसी वाक्य के बीच में आ जा रहा है, जोड़ नहीं रहा किसी को, तो वो प्रीपोजिशन है। और अगर फोर कंजक्शन है, फोर प्रीपोजिशन है और फोर क्या है, कंजक्शन, तो जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तब इसका हिंदी अर्थ होता है के लिए। फोर का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, के लिए, ठीक है। और जब ये कंजक्शन का काम करता है तो फोर का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। और बताइए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं या कंजक्शन पढ़ रहे हैं? सर अभी हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला, हमारे लिए बेटा ये वाला हिंदी अर्थ हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। फोर का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर बिकॉज माने क्या होता है, फिर ये बताइए। तो बेटा बिकॉज माने भी क्योंकि होता है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन एक स्पेलिंग के, कहने का मतलब दो स्पेलिंग के एक अर्थ हो सकते हैं, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सिमिलर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा लुक माने भी देखना, सी माने भी देखना, वॉच माने भी देखना, ये तीनों का अर्थ देखना ही है। लिसन माने सुनना, हियर माने सुनना, भाई सुनना हिंदी अर्थ दोनों का, ऐसे दो स्पेलिंग हिंदी अर्थ एक ही हो सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप जरा देखेंगे फोर को, तो फोर होता है कोऑर्डिनेटिंग, और आप देखेंगे बिकॉज को, तो बिकॉज होता है सबऑर्डिनेटिंग। फोर से जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा रिलेट नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं क्लॉज। जरा दिमाग में लिंक करिए थोड़ा बहुत, अगर कर पा रहे हैं तो देखो, कर पा रहे हैं लिंक तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सारी चीजें आगे आने वाली है। बस पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, जो जो मैं बताता चल रहा हूँ उसे समझते चलिए, जो जो मैं लिखाता जा रहा हूँ उसे लिखते चलिए, बस और कुछ नहीं करना है, सारी चीजें समझ में आएगी, नो टेंशन। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि फोर प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ता है, जबकि बिकॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, तो इसलिए उसमें डिपेंडेंट ज्यादा हो जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करेगा प्रिंसिपल पे, जबकि प्रिंसिपल किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि इसका हिंदी अर्थ क्योंकि होता है, और जो फोर है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा, और जब बिकॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा। आपको ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन के तौर पे काम करता है, किसके तौर पे काम करता है, प्रीपोजिशन के तौर पे, और कंजक्शन के तौर पे काम करता है। प्रीपोजिशन के तौर पे काम करता है और कंजक्शन के तौर पे काम करता है, तो सर इनके एक एक एग्जांपल और हो जाए। मेरे बेटा कंजक्शन तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ही है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब मेन चाहिए प्रीपोजिशन का एग्जांपल और हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसका एग्जांपल। देखो, वी कैन sacrifice our lives for our country। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा पहला, we can sacrifice our lives for our country, इधर की साइड है सर, झुक के जाना, ठीक। we can sacrifice our lives for our country, हम अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो इस वाक्य को जरा गौर से देखिए, इस वाक्य में ये जो शब्द है फोर, ये किसी को कनेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। फोर किसी को कनेक्ट कर रहा है, नहीं। अवर कंट्री, फॉर अवर कंट्री, अपने देश के लिए। वी कैन सैक्रिफाइस अवर लिव्स फॉर अवर कंट्री, अपने देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। यहाँ पर हिंदी अर्थ निकल रहा है के लिए, क्या निकल रहा है, के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रीपोजिशन, यहाँ पर ये क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। बात समझ में आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग, I can do anything for you, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। यहां पर इस वर्ड को दोबारा से देखिए, फोर को, आपके लिए, के लिए के अर्थ में हमेशा क्या होता है, ये प्रीपोजिशन। ये किसी को कनेक्ट नहीं कर रहा, ये कनेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये कनेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि प्रीपोजिशन के अर्थ में, कहने का मतलब जब प्रीपोजिशन इस तरह काम करेगा, एक वाक्य के भीतर ही आ जाएगा, दो वाक्य को जोड़ने का काम नहीं करेगा। भाई कंजक्शन दो वाक्य को जोड़ेगा, प्रीपोजिशन में किसी को नहीं जोड़ेगा सर, प्रीपोजिशन में तो वाक्य के अंदर खुद ही आ जाएगा। और जबकि कंजक्शन में ये दो वाक्यों को कनेक्ट करेगा, हिंदी अर्थ क्योंकि निकलेगा इसका। तो जब क्योंकि हिंदी अर्थ निकलेगा तो कंजक्शन होगा, के लिए हिंदी अर्थ निकलेगा तो प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, बीच में आ जाएगा। कंजक्शन में कनेक्शन होगा, दो वाक्यों के बीच में आएगा। बात समझिए, प्रीपोजिशन में एक ही वाक्य के अंदर आ रहा है
और कंजक्शन में दो वाक्यों के बीच में आएगा। ये सीन होता है प्रीपोजिशन और कंजक्शन में अंतर। उम्मीद है आप मेरी बातों को अगर समझ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो सारी चीजें लिंक कर पा रहे होंगे। कंजक्शन के तौर पर तो हमें इसे पढ़ना ही है। किसके तौर पर पढ़ना है? कंजक्शन के तौर पर तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर का यूज चल रहा है। किसका यूज चल रहा है? फोर। तो फोर के बारे में देखिए क्या चल रहा है हमारा, फोर। तो सबसे पहली बात, फोर के बारे में हम कुछ बातें लिखें। तो पहली बात तो ये है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फोर कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर कौन सा है? ये इलेटिव। कौन सा है? इलेटिव। इलेटिव कंजक्शन है तो ये किसको बताएगा? बताइए मुझे। इलेटिव कंजक्शन है तो ये किसको बताएगा? निष्कर्ष को। निष्कर्ष को बताता है। निष्कर्ष कह लो या फिर अपनी भाषा में परिणाम कह लो। परिणाम को दर्शाता है। कह सकते हैं इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसे? शोज रिजल्ट। ये किसको शो करता है? शो माने दर्शाना। शोज रिजल्ट या कॉन्क्लूजन। ये कॉन्क्लूजन को शो करेगा। किसको शो करेगा? कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष को शो करेगा। मैंने हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल चल रहा हूं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और इसका फोकस किस पे होगा? ठीक है, फोकस इसका कॉन्क्लूजन पे होगा। कॉन्क्लूजन का मतलब बेटा रिजल्ट। इसका फोकस रिजल्ट पे होता है। इसका फोकस किस पे होता है? रिजल्ट पे। रीजन पे इसका फोकस नहीं होता। लेकिन देखो, लिख देता हूं इस बात को हिंदी में। इसका फोकस रिजल्ट पर होता है। इसका फोकस किस पे होता है? रिजल्ट पर। परंतु यह रीजन के तौर पर, किसके तौर पर? रीजन के तौर पर अतिरिक्त जानकारी देता है। एड सम कहने वाला, ये ऐड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी। रीजन के तौर पर अतिरिक्त जानकारी देता है, जबकि हमने तो वो जानकारी मांगी ही नहीं। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त जानकारी देता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है, फोर हमेशा दो वाक्यों के बीच में आएगा, कभी भी शुरुआत में नहीं आ सकता, ठीक है। फोर का यूज दो वाक्यों के बीच होता है। दो वाक्यों के बीच में होता है, कभी भी शुरुआत में नहीं होता। कभी भी शुरुआत में नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है। फोर का प्रयोग दो वाक्य के बीच में होगा, शुरुआत में नहीं होगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य बीच में, देखो एक वाक्य दूसरे वाक्य बीच में फोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंजक्शन पहले आ गया, दो वाक्य ऐसे आ गए। नहीं भाई, कंजक्शन पहले नहीं आएगा, ये फोर तो बिल्कुल नहीं आएगा। और कंजक्शन आएंगे, देखो मैं सभी कंजक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फोर की। फोर कभी भी बीच में, हमेशा बीच में आएगा, कभी भी शुरुआत में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो फोर के बारे में पहली बात कोऑर्डिनेटिंग है, दूसरी बात इलेटिव है। इलेटिव है तो निष्कर्ष बताएगा, रिजल्ट बताएगा, तो फोकस भी किस पे करेगा? रिजल्ट पे ही करेगा। लेकिन इसके साथ में भाई, रिजल्ट के साथ में रीजन आना है। तो रीजन जो आता है वो किसके तौर पर आता है? जरा गौर से देखिएगा। रीजन किसके तौर पर आता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर। अतिरिक्त जानकारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो मैं लिख देता हूं गिव्स, थोड़ा हिंट के लिए, गिव्स सम एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन। ये कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, लेकिन किसके तौर पर देता है? रीजन के तौर पर अतिरिक्त जानकारी देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। क्या आपको ये सभी बातें समझ में आ चुकी हैं? अगर आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लिंक करेंगे एग्जांपल से। किससे लिंक करने वाले? एग्जांपल से। तो चलिए देखते हैं, अब एग्जांपल्स करेंगे हम इसके। देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने कहा, मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या जवाब दे रहे हैं, इसका थोड़ा लिंक करना। जैसे एक बच्चा है रोहन। एक बच्चा कौन है? रोहन। जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रोहन एक बच्चा है। ये बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही पुअर स्टूडेंट है, पढ़ना लिखना नहीं जानता अच्छे तरीके से। ये कहने का मतलब ऊधम मचाता है, इधर उधर घूमता है, इसे पढ़ने लिखने से ज्यादा मतलब नहीं है। तो भाई इसने 12th क्लास के एग्जाम दी। मान लीजिए रोहन ने 12th क्लास के एग्जाम दिए, चलो ठीक है, एग्जाम दिए उसने रोहन। अब वो 12th क्लास का रिजल्ट आ गया। 12th क्लास का क्या आ गया? रिजल्ट। भाई ये मेरी फैमिली में से है, रोहन नाम का लड़का। तो अब भाई मैं फैमिली का मेंबर होने के नाते ये तो पूछूंगा भाई पास हो गया कि फेल हो गया। पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा कि रोहन पास हो गया कि फेल हो गया। तो मैंने पूछा क्यों भाई रोहन, मैंने अपने
सपोज करो छोटे भाई से पूछा, रोहन चाचा का लड़का है मेरे, मैंने छोटे भाई से पूछा क्यों, तो ये बता अनुज कि ये जो रोहन है पास हो गया या नहीं, पास हो गया या नहीं। तो मेरे छोटे भाई ने क्या जवाब दिया मुझे, सर क्या जवाब दिया कि भैया रोहन पास हो गया, रोहन पास हो गया। मुझे तो बस इतनी ही जानकारी चाहिए थी कि रोहन पास हो गया कि नहीं हो गया। भाई मुझे क्या जानकारी चाहिए थी, मैंने अपने भाई से क्या पूछा, रोहन मेरे चाचा का लड़का है, तो मैंने अपने छोटे भाई अनुज से पूछा कि भाई ये बता ये रोहन 12th क्लास में पढ़ रहा था, ये पास हो गया या फेल हो गया। तो मेरे भाई ने क्या कहा मुझसे, भैया रोहन एग्जाम में पास हो गया। मुझे यही चाहिए था, मेरा फोकस रिजल्ट पे था, मेरा फोकस किस पे था, रिजल्ट पे, मेरा फोकस था रिजल्ट पे, मेरा फोकस था रिजल्ट पे। मैं जानना क्या चाहता था, रिजल्ट जानना चाहता था। मैंने अपने भाई से क्या उम्मीद की कि मुझे किसके बारे में बताए, रिजल्ट के बारे में बताए। मैंने पूछा क्या रोहन पास हो गया, तो मेरे भाई ने क्या, रोहन पास हो गया भैया, रोहन पास हो गया। लेकिन उसने कुछ अतिरिक्त जानकारी और दी, उसने मुझसे कहा भैया क्योंकि 4, उसने मुझसे कहा 4, उसने मुझसे कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हुए कहा 4 ही वर्कड हार्ड इन द लास्ट मंथ। मेरे भाई ने मुझे क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनना, तभी आप समझ पाएंगे 4 का मतलब क्या है। मैंने अपने भाई से पूछा क्या रोहन पास हो गया, उसने मुझसे कहा भैया रोहन पास हो गया क्योंकि उसने लास्ट महीने में मेहनत की, उसने लास्ट महीने में मेहनत की। अब मुझे बताइए जरा, उसने ये भी बताया कि क्या बताया उसने, कि रोहन ने लास्ट महीने में मेहनत की। ये क्या है, अतिरिक्त जानकारी, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्फो। कहने का मतलब ये है अतिरिक्त जानकारी। क्या मैंने ये जानकारी उससे मांगी, क्या ये जानकारी मैंने उससे मांगी कि रोहन पास क्यों हो गया, क्या मैंने उससे ये पूछा रोहन पास क्यों हो गया। भाई चाहे नकल करके पास हुआ हो, चाहे मेहनत करके पास हुआ हो, मैंने तो ये उससे पूछा ही नहीं। मैंने उससे क्या पूछा कि पास हो गया कि नहीं हो गया। मेरी बातों को समझिए तो आप कंजक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो लिंक करिए जरा मुझसे। मैंने अपने भाई से पूछा क्या रोहन पास हो गया, तो मैंने उससे क्या पूछा, पास हो गया कि फेल हो गया। उसने क्या जवाब दिया, रोहन पास हो गया भैया क्योंकि लास्ट महीना में उसने मेहनत करी। क्या मैंने ये जानने की कोशिश करी, क्या मैंने उससे ये पूछा मेहनत करी कि नकल करी, उससे मैंने ये पूछा नहीं ना। मैंने तो उसे क्या पूछा, क्या पास हो गया कि नहीं हो गया, तो उसे सिर्फ इतना जवाब देना चाहिए था। ये तो उसने अपने मन से और ऐड करके दे दिया ना, तो ये अतिरिक्त जानकारी हो गई। और ये अतिरिक्त जानकारी किसके तौर पर काम कर रही है, रीजन के तौर पर। किसके तौर पर काम कर रही है, रीजन के तौर पर। क्या ये कारण नहीं है क्यों पास हो गया। आप कारण का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्यों शब्द का, वाई का। ये मैं आपको पहले बेसिक क्लासेस में बता चुका हूं। कारण का पता लगाने के लिए क्यों का प्रयोग करते हैं, कारण का पता लगाने के लिए क्यों शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। कारण का पता लगाने के लिए किस शब्द से प्रश्न करना है, क्यों। क्यों से प्रश्न करते हैं। कारण का पता लगाने के लिए किस शब्द से प्रश्न करते हैं, क्यों से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कारण का पता लगाने क्यों शब्द से प्रश्न करते हैं। अब देखिए जरा गौर से। रोहन पास द एग्जाम, रोहन ने एग्जाम पास कर लिया। क्यों पास कर लिया भाई, उसकी तो मुझे फेल लगने होने की संभावना लग रही थी। एग्जाम कैसे पास कर लिया उसने, क्यों पास कर लिया, क्योंकि रोहन एग्जाम में पास हो गया। क्यों पास हो गया, क्योंकि उसने लास्ट महीने मेहनत की। तो क्योंकि, क्यों से प्रश्न पूछा, क्योंकि में जवाब मिला, तो ये क्या हो गया बेटा, रीजन हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये रीजन हो गया। तो आपको एक बात समझ लेनी है, वो एक बात क्या है कि हमेशा 4 आएगा बीच में, हमेशा 4 कहां आएगा, बीच में। और 4 के बाद आएगा रीजन। देखो आ रहा है कि नहीं 4 के बाद, ये देखिए बीच में क्या आया, 4। बीच में क्या आया बेटा, 4। 4 के बाद में जो आएगा वो आएगा रीजन। 4 के बाद में क्या आएगा, रीजन। 4 के बाद रीजन। और 4 से जो पहले होगा वो होगा बेटा कंक्लूजन या रिजल्ट। क्या होगा, कंक्लूजन या रिजल्ट। और यही क्या है आपका स्ट्रक्चर, यही आपका 4 का स्ट्रक्चर है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। रिजल्ट प्लस 4 प्लस रीजन। 4 बीच में आएगा पहली बात, पहले शुरुआत में, बाकी के में नहीं आ सकता। दूसरी बात 4 के बाद में रीजन आएगा।
अगली बात रिजल्ट शुरुआत में आ जाएगा, रीजन रिजल्ट एक साथ माने, अगर 4 के बाद में रीजन है तो इधर रिजल्ट आना है, 100% बात है। 4 का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? क्योंकि। आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या पूछा, रोहन पास हो गया कि नहीं हो गया? उसने कहा रोहन पास हो गया क्योंकि मैंने मेहनत करी, क्योंकि उसने मेहनत की, तो ये तो उसने अपनी तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी उसने अपनी तरफ से दी। क्या उसने, मैंने उससे मांगी? क्या मैंने उससे मांगी? क्या मैंने ये जानकारी उससे मांगी? नहीं मांगी ना, उसने अपनी तरफ से जानकारी दी, तो ये उसने रीजन अपनी तरफ से बताया, जबकि मैंने तो पूछा ही नहीं था। भाई मैंने उससे पूछा था क्या? नहीं पूछा था ना, तो ये तो उसने अपनी तरफ से बताया, इसलिए मुझे रीजन से कोई मतलब नहीं था, मुझे तो कंक्लूजन पे फोकस करना था कि पास हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरा फोकस इस पे था। फिर भी मैं, उसने रीजन दे दिया अपनी तरफ से, तो क्योंकि के लिए बिकॉज यूज नहीं करेंगे, कि बिकॉज से बेटा फोकस रीजन पे होता है, बिकॉज से फोकस रीजन पे होता है। इसे मैं बिकॉज के बताऊंगा, बिकॉज और फोर में अंतर करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो 4 हम सीखने हैं वो उस पर फोकस करिए। 4 का अर्थ क्योंकि, समझ में आया कि नहीं? तो ये किस पे फोकस कर रहा है? रिजल्ट पे। ये तो उसने अतिरिक्त जानकारी वैसे ही दे दी, मैंने पूछा भी नहीं था, उसने बता दी मुझे। तो क्या आपका ये पहला एग्जांपल क्लियर है? क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे क्या सीन है? एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, वो बात क्या है? मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है वर्तमान में, 4 से पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। 4 से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? कॉमा, क्योंकि ये अतिरिक्त जानकारी मेन सीन यहीं तक था। 4 से पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी नोट में डाल लेना, ठीक है? 4 से पहले कॉमा आता है, और अगर आप कहें सर अगर हम नहीं लगा पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये जो कॉमा है आपका, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जरूरी है, ये आता है आपके मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर कॉमा लगा के पॉज देके थोड़ा सा हम दूसरे सेंटेंस को बोलते हैं, रोहन पास द एग्जाम फॉर ही वर्कड वेरी हार्ड इन द लास्ट मंथ। मैंने कहा रोहन पास द एग्जाम, फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, ही वर्कड हार्ड इन द लास्ट मंथ। तो कहने का मतलब ये पॉज के लिए यहाँ पर कॉमा आता है, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा चल रहा है तो हम भी कॉमा यूज करेंगे, हम क्यों नियमों के विरुद्ध चलेंगे? अगर आप नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंडेटरी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल पे हमें बात करनी है, हमें और एग्जाम्पल पे बात करनी है। अब चलो, एक दौड़ हो रही थी, मैंने पूछा चलो अब तो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की बात कर लेते हैं, या फिर चलो कोई रेस हो रही है, रेस की बात कर लेते हैं, कोई गेम चल रहा है, कोई गेम की बात कर लेते हैं, किसी की भी बात कर लो। अब जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें सपोज करो एक व्यक्ति मान लो, मैंने एक और व्यक्ति मान लिया, सपोज करो मैंने अनिकेत मान लिया, अनिकेत मेरा दोस्त है, मैंने ये मान लिया, ठीक है? अब इस भाई ने क्या किया, टूर्नामेंट में भाग लिया, और वो भी चेस टूर्नामेंट में, चेस का कंपटीशन हो रहा था, उसमें भाग लिया मेरे भाई ने। तो अब लेकिन मैं चेस टूर्नामेंट में जा नहीं पाया, इसके साथ में मेरा दूसरा दोस्त था रोहित था, वो गया इसके साथ में। तो लेकिन अब ये चेस टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, इतने बड़े कंपटीशन में जा रहा है, तो भाई मेरा पूछने का फर्ज तो बनता है ना मेरे दोस्त है कि ये जीता कि हारा। तो मैंने तो रोहित से सिर्फ इतना पूछा था कि अनिकेत टूर्नामेंट जीत गया कि हार गया। मैंने उससे क्या पूछा, अनिकेत टूर्नामेंट जीत गया या हार गया, मैं उससे सीधा कंक्लूजन चाहता हूं। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, उसने मुझसे कहा अनिकेत वॉन द टूर्नामेंट, उसने मुझसे कहा अनिकेत वॉन द चेस टूर्नामेंट, कि जो अनिकेत है हमारा भाई है, वो चेस वाला जो टूर्नामेंट था वो जीत गया। और फिर उसने मुझसे ये और कहा, फॉर ही यूज्ड हिज 100% ब्रेन, क्योंकि उसने अपना 100% दिमाग यूज किया चेस में। भाई मैंने उससे पूछा कि उसने दिमाग यूज करा कि बेईमानी करी कि उसने खरीद लिया था, ये मैंने उससे पूछा, मैंने तो उससे पूछा जीता कि नहीं जीता, तो उसने मुझे बताया कि जीत तो गया है, क्योंकि उसने अपना दिमाग 100% यूज किया, उसने और अपना ब्रेन 100% यूज किया। तो अब मेरा फोकस किस पे था, मेरा फोकस जीता कि नहीं जीता, मेरा फोकस तो रिजल्ट पर था। मैंने उससे पूछा क्यों, कैसे जीत गया, क्यों जीत गया, क्या मैंने उससे पूछा ये अनिकेत जीत क्यों गया? मैंने तो नहीं पूछा ना, मैंने ये पूछा चीटिंग करके जीता है कि उसने अपना 100% दिमाग यूज करके जीता है, ये तो उसने अपनी तरफ से बताया ना। ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये क्या है, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, ये एक अतिरिक्त जानकारी है। और अतिरिक्त जानकारी के लिए हम क्योंकि के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, फोर का, किसका प्रयोग करते हैं, फोर का, जिसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, क्योंकि। क्या हिंदी अर्थ निकलता है, क्योंकि। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए और एग्जांपल देते हैं आपके सामने, देखिए देखो पेपर में कैसे आने वाला क्वेश्चन है आपका, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आने वाला, देखो द पैसेंजर्स stopped
द बस डैश 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 दे वर हंग्री। ठीक है, ऐसे आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा फोर, ऑप्शन नंबर बी होगा एंड, ऑप्शन नंबर सी होगा यट, ऑप्शन नंबर डी होगा बट। ऐसे आने वाले हैं आपके। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे आपके में, कोष्टक में आता है। चलो आपके में कैसे आएगा, 12th क्लास के स्टूडेंट है, ये ऐसे आएगा एसटीसी में, ऐसे आएगा ऑप्शन में बट यट फोर एंड। चलिए भरिए, ये को रख देता हूं इसमें, बट को रिमूव कर देता हूं। सो ये है। अब इनमें से आपको कंजक्शन भरने के लिए आएगा कि बेटा इसमें भरिए, ये पेपर में आएगा, ऐसे आना है आपके पेपर में। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, आपके में 3 आएंगे कोष्टक में, ऐसे भरना है। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको इसका थोड़ा सा सेंस समझना है। पैसेंजर माने यात्रीगण, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। उन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, किसको रोक दिया, बस को। यात्रीगण थे, उन्होंने बस को रोक दिया, लेकिन भाई क्यों रोक दिया उन्होंने, दिमाग में क्यों से जवाब, क्वेश्चन करो क्यों से। पैसेंजर ने बस को क्यों रोक दिया, देवर हंग्री, क्योंकि वे भूखे थे। हंग्री माने भूखा, क्योंकि वे भूखे थे। क्योंकि आया ना, क्योंकि आया तो फोर आ सकता है और बिकॉज भी आ सकता है आने के लिए तो। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में बिकॉज है क्या, नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता, आपको तो सिर्फ ये पता लग रहा है कि फोर माने के लिए होता है। आपको तो इतना पता था कि फोर माने के लिए होता है। जब आपको इतना पता है कि फोर माने के लिए होता है तो 100% सबसे पहले आप इसी को काटेंगे कि नहीं सर ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, जबकि आएगा यही। कौन सा आने वाला है, फोर। तो नियत करके देख लीजिए, 100 को रख के देखिए। पैसेंजर ने बस रोक दी इसलिए वे भूखे थे। पैसेंजर ने बस रोक दी इसलिए वो भूखे थे, क्या ये सूट बैठ रहा है, सूटेबल है, नहीं है। पैसेंजर ने बस रोक दी फिर भी वो भूखे थे, भाई बस रोक दी फिर भी वो भूखे थे, इससे भी हमें ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। पैसेंजर ने बस रोक दी और वे भूखे थे, नहीं, इससे भी सूटेबल नहीं है। पैसेंजर ने बस रोक दी क्यों, क्योंकि वे भूखे थे, ये रीजन है आपका, क्योंकि वो भूखे थे। अब इसमें कॉमा लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ है तब भी हम इसमें 4 ही भरेंगे। इतना मैंडेटरी कॉमा नहीं है, लेकिन आ सकता है, आता है, ज्यादातर कॉमा का यूज होता है। तो यहाँ पे कॉमा लगाए तब भी अच्छी बात है, नहीं लगाए तब भी अच्छी बात है। अब क्या सेंस है भाई, गाड़ी किसने रोकी, मैं भी था उस गाड़ी में, मैंने पूछा उससे, कंडक्टर से, गाड़ी किसने रोकी। तो कंडक्टर ने, मैंने उससे क्या पूछा, गाड़ी किसने रोकी, तुमने रोकी है या ड्राइवर ने रोकी है। मैंने तो उससे ये पूछा, मैंने उससे सीधा कंक्लूजन मांगा और उसने मुझे क्या जवाब दिया, ड्राइवर ने, कि गाड़ी रोकी है साहब पैसेंजर ने। कहने मतलब पैसेंजर ने गाड़ी रोकी है क्योंकि वे भूखे हैं। क्या मैंने उससे पूछा कि गाड़ी क्यों रोकी है, मैंने उससे पूछा, मैं नहीं पूछा ना। मैंने तो उससे पूछा गाड़ी रोकी किसने है, उसने खुद बताया कि गाड़ी पैसेंजर ने रोकी है। और क्योंकि रोकी है, क्योंकि वो भूखे हैं। गाड़ी पैसेंजर ने रोकी है क्यों, क्योंकि वो भूखे हैं। जो रीजन है उन्होंने खुद बताया, मैंने तो उनसे पूछा नहीं, मैंने तो ये पूछा किसने रोकी है। तो आप समझ पा रहे होंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं, एग्जाम्पल आपकी समझ में आ चुका होगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अब नेक्स्ट 2-3 एग्जांपल दे दिए हमने, लेकिन एग्जांपल से तो हमें सारी चीजें क्लियर करनी है। एग्जांपल तो हमें बहुत अच्छे तरीके से देना है, ध्यान रखना। तो और एग्जांपल देते हैं। देखो एवरीवन, एक और एग्जांपल, एवरीवन लुक्स एट इंग्लिश मैडम। इसका मतलब है इंग्लिश वाली मैडम को सभी देखते हैं, इंग्लिश वाली मैडम की तरफ सभी देखते हैं, टीचर। अब क्यों देखते हैं सर, क्यों देखते हैं, बिकॉज सी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। अरे सर क्या बात कर दी, क्योंकि उनकी जो मुस्कुराहट है ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है मैडम की। बताइए जरा देखिए, मैंने तो पूछा, मैं पहले दिन गया स्कूल में पढ़ाने के लिए, मैंने तो पूछा ये सभी बच्चे, सबसे ज्यादा इन सब बच्चों का फेवरेट टीचर कौन है। मैंने उन बच्चों से पूछा, बच्चों आपका फेवरेट टीचर कौन है। तो उन बच्चों ने जवाब दिया, सर सभी इंग्लिश वाली मैडम के फेवरेट हैं। क्यों, नहीं उनकी स्माइल, वो खुद ही कह रहे थे क्योंकि सर उनकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैंने अच्छा भाई, मैंने तो उनसे क्या पूछा तुम्हारा फेवरेट कौन है, उन्होंने अपने आप क्या बता दिया, रीजन बता दिया। उन्होंने बताया सर हमारी फेवरेट इंग्लिश वाली मैडम है क्योंकि उनकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैंने उनसे क्या पूछा, बच्चों तुम्हारा फेवरेट कौन है, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, सर हमारी फेवरेट इंग्लिश वाली मैडम है। क्यों, क्योंकि उनकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैंने क्यों, जबकि पूछा नहीं था उनसे, मैंने क्यों उनसे नहीं पूछा था, जरा दोबारा से रिलेट करेंगे सिचुएशन को। मैंने उनसे पूछा बच्चों तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन सा है, उन्होंने मुझसे कहा सर हमारी फेवरेट टीचर है इंग्लिश वाली मैडम क्योंकि उनकी स्माइल बहुत अच्छी है।
अरे देखो ये जो है सी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, ये मैंने पूछा कि वो तुम्हारी फेवरेट क्यों है, मैंने नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा तुम्हारा फेवरेट है कौन, तो उन्होंने कहा सभी किसकी तरफ देखते हैं, इंग्लिश वाली मैडम की तरफ देखते हैं, वही सबकी फेवरेट है क्योंकि उनकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो ध्यान रखना ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नंबर 4, एवरीवन हेट्स मी, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। डैश डैश डैश, आई हैव, क्यों करते हैं भाई, आई हैव द रॉन्ग हैबिट, आई हैव द रॉन्ग हैबिट, ऐसे लिख दिया मैंने, रॉन्ग हैबिट ऑफ सेइंग द ट्रुथ, ऑफ सेइंग द ट्रुथ। अब भाई घर मेरे रिश्तेदार आए नए नए, रिश्तेदार में एक खास रिश्तेदार थे, समझ मान लो वो हमारे जीजू थे। उन्होंने मुझसे पूछा घर वाले तुम्हें सभी प्यार करते हैं नफरत करते हैं तुमसे, तो मैंने उनसे क्या कहा कि सर जीजू सभी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं सच कहता हूं। भाई उन्होंने मुझसे क्या पूछा, सभी तुमसे प्यार करते हैं नफरत करते हैं, मैंने क्या कहा सभी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरी अंदर जो आदत है वो सच कहने की आदत है। क्या उन्होंने मुझसे क्यों पूछा, नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा प्यार करते हैं कि नफरत करते हैं, लेकिन मैंने ये तो बताया ही कि मुझसे प्यार करते हैं कि नफरत करते हैं, इसके साथ साथ मैंने उन्हें ये भी बताया क्यों, क्योंकि मेरे अंदर जो आदत है वो सच कहने की है और सच कड़वा होता है, और आज के समय पे सच कहना ये गलती आदत है आज के समय के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से। एवरीवन हेट्स मी, सब मुझे नफरत करते हैं, ये तो है कंक्लूजन, रिजल्ट है बेटा। अब क्यों करते हैं नफरत, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर एक गलत आदत है ऑफ सेइंग द ट्रुथ, सच्चाई कहने की, सच्चाई कहने की मेरे अंदर गलत आदत है। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, रीजन हो गया। क्या आएगा ना, आना चाहिए यहाँ पर 4, क्या आना चाहिए यहाँ पर 4 आना चाहिए। क्या आप सारी बातें समझ चुके हैं? अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर हो गया ना, 3 तो उधर ही हो गए थे ना, 3 तो इधर ही हो गए, तो ये 2 एग्जाम्पल और तो कितने हो गए, 5 हो गए। क्या आपके 5 हो गए, 5 एग्जाम्पल क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए क्या आपके 5 हो गए, 5 एग्जाम्पल क्लियर है? क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए ये तो रहा 4 का यूज कंप्लीट। 4 का यूज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है, सारी चीज लिंक कराई है, कैसे होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 4 कहाँ आता है, क्यों आता है, सारी चीजें मैंने बताई है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजों पर लेकर चलता हूं। देखिए 4 कौन सा कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिव, किसको बताता है, निष्कर्ष को या परिणाम को, किसको शो करता है, कंक्लूजन को। इसका फोकस भी किस पे होता है, कंक्लूजन पे। इसका फोकस रिजल्ट पे होता है, लेकिन रिजल्ट के साथ में आपको पता है, रिजल्ट के साथ में कैजुअल रिलेशन रीजन का होता है, तो ये इसका फोकस रिजल्ट पे होता है, परंतु रीजन के तौर पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है। मैं उससे पूछता नहीं हूं तब भी देता है ये, ठीक है, गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 4 का यूज 2 वाक्य के बीच में होता है, कभी शुरुआत में नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने 4 के बारे में जाना, कैसे 4 के पहले कॉमा भी आता है, ये बात भी ध्यान रखना, कारण का पता लगाने के लिए हम क्यों शब्द का प्रयोग करते हैं, और रीजन से पहले हमेशा 4 आता है। जहां पर भी रीजन होगा उस रीजन से पहले क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से पहले कॉमा ज्यादातर आता है मॉडर्न यूएस में, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ऐसे एग्जांपल दिए हमने बहुत अच्छे एग्जांपल देने के बाद में ये हमारा 4 का यूज हो गया कंप्लीट। अब देखो कंजक्शन में तो इतना ही है, कंजक्शन में तो इतना ही है, लेकिन अब हमें 4 से 2 वाक्यों को जोड़ना भी आना चाहिए बेटा, 4 से 2 वाक्यों को जोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि बताइए सिंथेसिस में क्या करेंगे तुम, अरे सर सिंथेसिस में क्या करेंगे मुझे बताओ तो सही। सिंथेसिस में वाक्यों को जोड़ेंगे, मैंने बताया था तुम्हें कल की क्लास में, सिंथेसिस में वाक्यों को जोड़ेंगे, वाक्य संश्लेषण, वाक्य बनाना, वाक्य कैसे बनाएंगे, कंजक्शन से जोड़कर, और कंजक्शन से जोड़ना आना चाहिए। तो चलो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और करा देता हूं, 4 से 2 वाक्यों को जोड़ना। अगली हेडिंग क्या है, 4 से 2 वाक्यों को जोड़ना, 4 से 2 वाक्यों को जोड़ना। कनेक्टिंग 2 सेंटेंसेस यूजिंग 4, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, कनेक्टिंग 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्यों को जोड़ना यूजिंग 4 का यूज करते हुए 2 वाक्यों को जोड़ना, ऐसे कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब 4 के यूज से 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो आपको एक कुछ नहीं करना है, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है, पहले रखना है रिजल्ट को, फिर रखना है 4 को, कॉमा यूज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अधिकांश तो कॉमा यूज करेंगे तो बेटा बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है, मैं भी कर देता हूं कॉमा यूज, हाँ, कॉमा यूज करके रखना है 4 को, ठीक है, और उसके बाद में रखना है रीजन। ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। रीजन कैसे पता चलेगा हमें, सर रीजन का कैसे पता चलेगा, क्यों से प्रश्न करेंगे तो हमें रीजन का आसानी से पता
लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ये कॉमा का ध्यान रखें, ऐसे लिख देता हूं, कॉमा लगाना है उसके बाद में 4। ओके, बात समझ में आ चुकी होगी तुम्हारी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी करने हैं, समझना भी है चीजों को। तो देखिए पहली बात इतना आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट पहले और उसके बाद में बीच में 4 लगानी है, कॉमा का यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा यूज होता है। रीजन बाद में आएगा, रीजन का कैसे पता चलेगा, क्यों से प्रश्न करेंगे, हमें किसका पता चल जाएगा, रीजन का पता चल जाएगा। 4 का प्रयोग करके हम दो वाक्य जोड़ना क्यों सीख रहे हैं सर? भाई कंजक्शन में से भरने के लिए आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कंजक्शन में से। कंजक्शन में से क्या आने वाला है? फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन सिंथेसिस में फिर से जोड़ना है, फिर से कंजक्शन पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए एक साथ ही पढ़ लेते हैं, पहले ही जोड़ना सीख लेते हैं, फिर हमें बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जांपल देखिए, मैं जोड़ना सिखाता हूँ। यहाँ पे एक बात तो ये ध्यान रखिए। अब मुझे एक और बात बताइए, मैंने आपको बेसिक में एक चीज बताई थी कि वाक्य में सपोज करो नाउन और प्रोनाउन दोनों आ रहे हैं और दोनों एक ही पर्सन के लिए आ रहे हैं, तो पहले नाउन को प्रायोरिटी देंगे कि प्रोनाउन को प्रायोरिटी देंगे? आप ये बताइए। पहले नाउन को, ऑब्वियसली बात है, नाउन को प्रायोरिटी देंगे कि प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, इस बात को भी लिख देता हूँ। ये बात क्या है? ये बात कुछ ऐसी है, कैसी है? नाउन और प्रोनाउन में से, नाउन और प्रोनाउन में से वाक्य में के प्रारंभ में किसको प्रायोरिटी दी जाती है? प्राथमिकता। प्राथमिकता नाउन को दी जाती है। नाउन पहले आएगा भाई, नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन के लिए नाउन नहीं आता। नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन के लिए नाउन नहीं आता, ठीक है। प्राथमिकता नाउन को दी जाती है। नाउन वाला सेंटेंस लिखेंगे, मतलब पहले नाउन लिखेंगे, ऐसा नहीं पहले प्रोनाउन लिख दे फिर नाउन, नहीं, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। नाउन आता है। अब इस बात को बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। मेरी क्लास में पेशेंस बहुत जरूरी है, एग्जांपल से सारी चीज क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। चलो मैंने लिखा रोहन वर्कड हार्ड, पहला सेंटेंस, रोहन वर्कड हार्ड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम। अब इनको गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिए। इनको जोड़ना है, आप इसमें कनेक्ट करना है आपको 4 से। किससे कनेक्ट करना है? 4 से। अब मुझे गौर से बताइए, रोहन ने मेहनत की, ठीक है सर, उसने पेपर पास कर लिया, तो अब बताइए पेपर पास, इसमें रिजल्ट कौन सा है? भाई पेपर पास करना रिजल्ट है। आप खुद क्वेश्चन करके देखिए कि मेहनत क्यों की? क्योंकि पेपर पास कर लिया। अरे नहीं सर, पेपर पास क्यों कर लिया? कैसे कर लिया पेपर पास? उसने, रोहन ने एग्जाम कैसे पास कर लिया? क्यों कर लिया पास? क्योंकि उसने मेहनत की। तो ये तो है आपका रिजल्ट, ये तो है आपका रिजल्ट, और ये है बेटा आपका रीजन। ये क्या है? रीजन। 4 से हमें कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? 4 से। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? रिजल्ट। तो पहले उस वाले सेंटेंस को लिखेंगे, ही पास्ड द एग्जाम। बीच में क्या लगाएंगे? 4, वो भी कॉमा लगाकर, वो भी कॉमा लगाकर, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे दूसरा सेंटेंस, 4 रोहन वर्कड हार्ड। ये आपका जुड़ गया, ये आपका जुड़ गया। अब मेरी बात प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है? ही। क्या आ रहा है? ही। इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है? रोहन। बताइए ही किसके लिए आ रहा है? भाई एग्जाम किसने पास किया? रोहन ने। मेहनत किसने की? रोहन ने। तो वही तो एग्जाम पास करेगा ना। अब बताइए रोहन नाउन बाद में आ रहा है, ये क्या है? नाउन। और ये क्या है? प्रोनाउन। अब यही तो मैंने, इसलिए ही तो मैंने नियम लिखा है, इसीलिए मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए ये नियम लिखा है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये नियम लिखा है। कौन सा वाला? ये वाला। देखिए नाउन और प्रोनाउन में से वाक्य में प्रारंभ में प्राथमिकता नाउन को दी जाती है। अच्छा लैंग्वेज थोड़ी हुई है, ऑकवर्ड हो गई लैंग्वेज। प्राथमिकता नाउन को दी जाती है। किसको दी जाती है? नाउन को। अब देखो बेटा, अगर हम उस सेंटेंस को आगे उठाकर रखेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, जबकि 4 आगे आ सकता है क्या? कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर 4 वाले सेंटेंस को आगे रख दो क्योंकि उसमें नाउन आ रहा है, तो 4 वाले सेंटेंस को आगे रख देंगे। अगर मैंने 4 वाले सेंटेंस को आगे रख दिया तो 4 शुरुआत में आ जाएगी, जबकि मैंने नियम लगाया 4 कभी शुरुआत में नहीं आती। तो हम क्या करेंगे? नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस कर देंगे। भाई ये ही की जगह में ली जाएगी क्या? जरा मुझे जवाब दो। ही की जगह मैं रोहन लिख दूं, इसी का है, इसी को हम कर रहे हैं। ही की जगह रोहन लिख दूं तो किसी की जान चली जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ही किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए। और ही की जगह रोहन आ जाएगा, रोहन की जगह ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे हो जाएगा, रोहन पास्ड द एग्जाम, फॉर ही वर्कड हार्ड, फॉर ही वर्कड हार्ड। कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बात है। बस आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, ही को
रोहन की जगह रख दिया और रोहन को ही की जगह रख दिया। ये देखो दोनों तरफ तीर लगा दिए, ही रोहन की जगह चला गया और रोहन ही की जगह आ गया। फिर पहले आना चाहिए नाउन, फिर आना चाहिए प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको, उस तरीके से आप पढ़ते हैं तो एग्जाम तो बहुत ही छोटी सी बात है बेटा, एग्जाम बहुत ही छोटी सी बात है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी कंपटीशन में नहीं आने वाली है जहां पर कंजंक्शन आपको देखेंगे, आपको बहुत ही आसानी से इजीली समझ में आएंगी सारी चीजें। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर पहले भरने के लिए भी दिया था, कनेक्ट करने के लिए भी दिया है। एक एग्जाम्पल हो गया, अब चलिए एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, दो एग्जाम्पल और देता हूं मैं। देखिए, द पैसेंजर वाला वर हंग्री, द पैसेंजर्स वर हंग्री, दे स्टॉप्ड द बस, दे स्टॉप्ड द बस। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, मोहित won the race, he ran very fast। ठीक है, अब ये देखिए दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर फोर का यूज खत्म होता है। इनको जोड़ना है हमें फोर से, कोष्टक में मैं फोर लिख देता हूँ, किससे जोड़ना है आपको? फोर से, फोर से ही जोड़ना है। जो फोर का यूज हो रहा है लिखने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, चलिए लो फिर भी लिख देता हूँ। अब मुझे बात बताइए, पैसेंजर हंग्री थे, भूखे थे। भूखे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने बस रोक दी। अरे नहीं सर, ये सही नहीं लग रहा। आप ऐसा करिए, उन्होंने बस क्यों रोक दी? क्योंकि वे भूखे थे, क्योंकि पैसेंजर भूखे थे इसलिए उन्होंने बस रोकी। तो पहला वाला सेंटेंस है वो भूखे थे, ये क्या हो गया? रीजन। पहला वाला सेंटेंस क्या हो गया? रीजन। दूसरा वाला सेंटेंस है वो क्या हो गया? रिजल्ट। क्या हो गया? रिजल्ट। तो पहले क्या लिखते हैं? रिजल्ट, उसके बाद में रीजन आता है। कहीं फोर का प्रयोग रीजन से पहले होता है। किससे पहले होता है? रीजन से पहले। कैसे लिखेंगे इसे? दे स्टॉप्ड द बस, फिर उसके बाद में कॉमा लगा के फोर लिख देंगे। फोर द पैसेंजर्स वर हंग्री। अब फिर से वही नाउन प्रोनाउन का लोचा। नाउन प्रोनाउन का लोचा क्या कहता है बताइए? क्या दे किसके लिए आ रही है? पैसेंजर के लिए। तो बताइए नाउन पहले आएगी कि प्रोनाउन आएगी? दे नहीं आएगी सर, पहले पैसेंजर लोगो। पैसेंजर की जगह दे चला जाएगा। दे कहां पे चला जाएगा? पैसेंजर की जगह। पैसेंजर कहां आ जाएगा? दे की जगह। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कोऑर्डिनेशन है, ध्यान रखना। दे कहां चला जाएगा? पैसेंजर की जगह। और पैसेंजर कहां आ जाएगा? दे की जगह। चलो इसे ऐसे पहुंचाते, चलिए हो जाएगा। ये दे कहां जाएगा? पैसेंजर की जगह। उठा के ले जाते हैं दे को पैसेंजर की जगह, क्योंकि भाई साहब ये प्रोनाउन था। चलो वाल लगेंगे। और ये पैसेंजर कहां जाएगा? दे की जगह। चलो इसको भी उठाकर ले जाते हैं दे की जगह। ये देखो, अरे भाई साहब छोटा पड़ गया। अच्छा लो, इसको पहले साफ कर देते हैं। लो, अरे भाई साहब इसकी तो हमें जरूरत नहीं थी। अच्छा अब ये पूरा आएगा। अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, अब लोग पहले हम इसको रफ कर देते हैं, अब आएगा ना। ये लो, अब हम इसको उठाकर लाएंगे पैसेंजर को। अरे तेरी, या ये पैसेंजर को हम उठा के लाएंगे। देखो प्यार से उठा के लाएंगे, गुस्सा कर रहा है। ये देखो, ये किसकी जगह पे आ गया? दे की जगह पे। और इधर क्या पहुंच जाएगा? ये दे कहां पहुंच जाएगा? ये दे पहुंच जाएगा इधर पैसेंजर की जगह पे। अरे तू भी, ये हो गया सेटलमेंट। दे की जगह पैसेंजर पहुंच गया, पैसेंजर की जगह दे आ गया, बस रिप्लेस कर दिया उन्होंने, एक दूसरे को बन गए। इसको बनाइए, इसको बनाइए बच्चों। ये भी आपको किससे जोड़ना है? फोर से। मोहित रेस जीत गया। क्यों जीत गया भाई? क्योंकि तेज दौड़ा। बिल्कुल सही बात है। तो ये रीजन है। नीचे वाला क्या है? रीजन। और रीजन से पहले क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर। तो पहला सेंटेंस लिखेंगे मोहित वॉन द रेस। क्यों जीत गया भाई? फॉर ही रैन वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत तेज दौड़ा वो। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अब इसमें नाउन प्रोनाउन को रिप्लेस करने की जरूरत है? सर बिल्कुल भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मोहित पहले आया, ये बाद में आया। नाउन पहले ही आता है ना, वो आया तो है, क्यों रिप्लेस करेंगे? नहीं करने वाले। बिल्कुल सही बात है। यहां तक फोर से हमने दो वाक्यों को जोड़ना सीख लिया, फोर से हमने दो वाक्यों को जोड़ना भी सीख लिया, और फोर कंजक्शन में यूज कैसे होता है वो भी सीख लिया। फोर का यूज भी कंप्लीट होता है, भरने के लिए कंजक्शन में आएगा, जोड़ने के लिए सेंटेंस में आएगा। क्या बात क्लियर है आपकी? यहां तक फोर क्लियर है?
चलिए अभी तक बेटा हमने एक ही कंजक्शन लगाया था इतनी देर में, लेकिन इसका सेंस निकलना चाहिए आपको। मैंने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से 100 में से 100% तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अभी हमारा 4 हुआ है, अभी 3 और रह गए हैं, 3 और कंजक्शन रह गए हैं, इनको और करने वाले हैं। अभी टेंशन ना लीजिए, हम जाएंगे नहीं अभी। देखो अगले कंजक्शन है सो और कॉन्सिक्वेंटली। सो कॉन्सिक्वेंटली और फोर, सॉरी फोर तो ये है हमारा, देयरफॉर इनको करेंगे एक साथ, एक साथ है, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं लगभग। ठीक है, पहली बात तीनों का हिंदी अर्थ होता है इसलिए या परिणाम स्वरूप, इसलिए या परिणाम स्वरूप। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है सीन, देखिए ये जो आपका फोर देयरफॉर ये सारी चीजें हैं। पहली बात सो और कॉन्सिक्वेंटली की बात करता हूं, देखिए सो और कॉन्सिक्वेंटली ये दोनों है का यूज बिना किसी प्रयोग के होता है, बिना किसी अंतर के होता है। पहली बात इसलिए अर्थ में होता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात सिंपल बात, सो माने इसलिए और कॉन्सिक्वेंटली माने भी इसलिए, इनमें कोई अंतर नहीं होता। इनका प्रयोग किस अर्थ में होता है, इसलिए के अर्थ में होता है। ठीक है, पहली बात। रिटन लैंग्वेज में क्या है, देयरफॉर में भी कोई अंतर नहीं है लगभग, देयरफॉर सो एक जैसे यूज हो जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। देखो अंतर क्या है, देखो इधर लिख देता हूं सो और कॉन्सिक्वेंटली, इनका हिंदी अर्थ भी क्या निकलता है इसलिए, और इधर लिख देता हूं देयरफॉर, देयरफॉर का हिंदी अर्थ भी क्या निकलता है इसलिए। ठीक है, ये कॉलम है, इनमें बस आपको ध्यान रखना है ये होता है फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक बेटा, औपचारिक किन्हें कहते हैं, जिन्हें आप अच्छे तरीके से नहीं जानते, जिन्हें अच्छे तरीके से नहीं जानते। ठीक है, बिजनेस वाले आदमी। और एक होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक रूप में, यानी मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो औपचारिक है, आप घर पर है अनौपचारिक है। फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल के लिए सो या कॉन्सिक्वेंटली का यूज होता है, और ज्यादा यूज किसका होता है, सो। सो फेमस है, इनमें से फेमस क्या है, कॉन्सिक्वेंटली और सो में से फेमस है सो। तो आपको फोकस किस पे करना है, सो पे। सो आपको याद रखना है, सो का अर्थ क्या होता है इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी क्या होता है इसलिए, लेकिन फेमस कौन सी है, सो। ज्यादातर यूज किसका होता है, सो। सो किसके लिए आता है, फॉर्मल के लिए भी, इनफॉर्मल के लिए भी। लेकिन देयरफॉर किसके लिए आता है, सिर्फ फॉर्मल के लिए। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, सिर्फ औपचारिक। औपचारिक का मतलब जिन्हें हम अच्छे तरीके से नहीं जानते, बिजनेस वाले आदमी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, बैंक मैनेजर होता है, डीएसपी होता है, आईपीएस ऑफिसर होता है, पुलिस अधिकारी होते हैं, सारे अधिकारीगण, उन्हें औपचारिक श्रेणी में रखा जाता है। अगर वो इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं तो देयरफॉर यूज करते हैं, और यहाँ पर अगर फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए आप इसलिए शब्द का यूज करते हैं तो सो कॉन्सिक्वेंटली में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा आपको पेपर में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा कि ये एक ही साथ ऑप्शन में मिल जाए, बिना किसी अंतर के इन तीनों का प्रयोग किया जा रहा है। सो कॉन्सिक्वेंटली, और यहाँ पर लिख देता हूं व देयरफॉर, इनका प्रयोग बिना किसी अंतर के इसलिए के अर्थ में किया जाता है या होता है। लेकिन इनमें अंतर अगर आप देखना चाहें तो अंतर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्या अंतर होता है भाई, ये रहा, ये अंतर ही तो है, ये अंतर ही तो है बेटा, ये क्या है और ये क्या है, कुछ नहीं है, ये अंतर ही है। ठीक है, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल के लिए सो, और फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल के लिए यहाँ सो, और केवल फॉर्मल के लिए देयरफॉर यूज होता है। चलिए एग्जांपल पे बात करते हैं, एग्जांपल पे बात करते हैं। देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ये फोर जैसे स्ट्रक्चर का उल्टा है। देखो फोर आता था तो फोर के बाद में आता था रीजन, और पहले क्या आता था, रिजल्ट। कहा क्या आता था, रिजल्ट। अब उल्टा है, जब सो आएगा तो रिजल्ट यहां पहुंच जाएगा, रीजन यहां आ जाएगा। सो के बाद में क्या आएगा, रिजल्ट, और इससे पहले क्या आएगा, रीजन। जैसे रोहन ने मेहनत की इसलिए वो पास हो गया, रोहन ने मेहनत की इसलिए वो पास हो गया, पास हो गया रिजल्ट है, इसलिए के बाद में रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट। वो तेज दौड़ा इसलिए रेस जीता, तो रेस जीता ये रिजल्ट है, इसलिए रेस जीता, इसलिए रेस जीता। सो बात क्लियर है ना। सो के बाद में क्या आता है, रिजल्ट। कहने का मतलब फोर का यूज और इसका यूज सो का बिल्कुल विपरीत है। उसमें रिजल्ट पहले था, रीजन बाद में था, और इसमें रीजन पहले होगा, रिजल्ट बाद में होगा। सेम ध्यान रखना स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्या होता है, रीजन, प्लस में क्या आता है, सो या देयरफॉर। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, रिजल्ट। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर है।
ठीक है। दूसरी बात आपको ये और बिल्कुल ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, मैं क्लियरिटी के साथ में पढ़ाता हूं। देखो 4 हो, 4 तो हो ही गया था हमारा, सो हो और देयरफॉर हो, इनका प्रयोग बीच में ही होता है। सो देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली, इनका यूज वाक्यों के बीच में होता है, का यूज दो वाक्यों के, शब्दों के लिए नहीं, दो वाक्यों के, ठीक है, दो वाक्यों के बीच में ही होता है, बीच में ही होता है। सो देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली का यूज दो वाक्यों के बीच में होता है, ठीक है। शुरुआत में ये भी नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बिल्कुल बीच में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा रोहन, पहला एग्जाम्पल, रोहन वर्कड हार्ड, रोहन वर्कड हार्ड। देखो मैं इन पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें 4 गेम बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया था। रोहन वर्कड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जाम। सेम एग्जाम्पल है, बस उल्टे करने हैं, बस उल्टे करने हैं। देखो ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो जरा गौर से। रोहन ने भाई मेहनत की इसलिए वो पास हो गया एग्जाम में, भाई पास हो गया, ये तो क्या है, उसका रिजल्ट है, ये तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन है। और मेरा फोकस भी इसी पे है भाई, पास हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और ये क्या है, रीजन, ये क्या है, रीजन। भाई पास क्या हो गया, क्योंकि उसने मेहनत की भाई साहब, क्योंकि उसने मेहनत की। तो रीजन पहले आता है और रिजल्ट आता है बाद में, रीजन पहले आता है रिजल्ट बाद में आता है, और बीच में सो या देयरफॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा, जैसे यहाँ पे तो देखो रोहन है, रोहन तो मेरे भाई जैसा दोस्त जैसा है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये तो इनफॉर्मल हो गया। लेकिन फॉर्मल के लिए, फॉर्मल के लिए देखो कैसे, जैसे मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा हैज won the championship, won the tournament, चैंपियनशिप। मिस्टर जो वर्मा है वो चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अच्छा उल्टा हो गया है, तो कैसे लिखता, उल्टा हो जाएगा। देखो मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा यूज्ड हिज 100% ब्रेन। जो मिस्टर वर्मा है, मिस्टर करके मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उन्हें अच्छे तरीके से तो नहीं जानता, मेरी कंपनी के मालिक है, मेरे बॉस हैं। मिस्टर या मिसेज ये इनफॉर्मल नहीं होता, ये फॉर्मल होता है, मिस्टर या मिसेज यूज करते हैं तो, ठीक है। वरना मम्मी पापा भैया बहन के साथ में मिस्टर मिसेज यूज नहीं होता। मिस्टर वर्मा यूज इज 100% ब्रेन। मिस्टर जो वर्मा है उन्होंने अपना 100% दिमाग यूज किया और चैंपियनशिप जीत गए, ठीक है। इसलिए सो ही वॉन द चैंपियनशिप, सो ही वॉन द, मेरे भाई रुक जा, यहाँ पे सो ही वॉन द चैंपियनशिप, इसलिए वो क्या जीत गए, चैंपियनशिप जीत गए। वो प्रतियोगिता थी ना, उसे जीत गए। कौन, मिस्टर वर्मा, मेरे बॉस है मिस्टर वर्मा, मिस्टर मिसेज यू करके बात कर रहा हूँ, इसका मतलब बड़े आदमी है, मेरे लिए फॉर्मल है, सम्मान नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने सो यूज किया है, लेकिन मिस्टर मिसेज करके ये कैसे होते हैं व्यक्ति, फॉर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, फॉर्मल। अब फॉर्मल है, सो का यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, देख लीजिए, हाँ हो सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए सो का यूज हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे प्रायोरिटी देनी है तो मैं इसे प्रैक्टिकली, यहाँ पर मुझे किसका प्रयोग करना चाहिए, देयरफॉर का। प्रैक्टिकली सोचो ध्यान से, प्रैक्टिकली मुझे यहाँ पर फॉर्मल के लिए देयरफॉर का यूज करना चाहिए, वरना दोनों का यूज मैं कर सकता हूँ, दोनों का यूज कर सकता हूँ फॉर्मल के लिए, लेकिन देयरफॉर यहाँ पे नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पे आप कोशिश कराएंगे सर यहाँ पे देयरफॉर लगा दूं, सर यहाँ पे देयरफॉर लगा दूं, नहीं लगा सकते क्योंकि रोहन इनफॉर्मल है। नाम लेते हैं किसी का इनफॉर्मल बन जाता है, नाम नहीं लिया करो, ठीक है। तो नाम लेते हैं तो इनफॉर्मल बन जाता है, मेरा भी नाम लेंगे तो मैं इनफॉर्मल बन जाऊंगा, लेकिन सर कहेंगे, मिस्टर कहेंगे, मिस्टर गौरव बोलता मिस्टर गौरव सर, तो मैं आपके लिए फॉर्मल बना रहूंगा, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ पहली बात, पेपर में ये आने वाला नहीं है कि सो देयरफॉर एक साथ आ जाए ऑप्शन में, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्या अंतर होता है प्रैक्टिकली, ये मैंने समझा दिया। देयरफॉर सिर्फ फॉर्मल के लिए आता है और सो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए आता है, कोई डिफरेंस बात नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली सो की तरह यूज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे। कितने एग्जाम्पल कर लिए हमने, 2 एग्जाम्पल कर लिए, तीसरा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो हाँ, अवर मैडम, हमारी जो मैडम है, हमारी बेटा मेरी नहीं, ठीक है। अवर मैडम इज वेरी ब्यूटीफुल, हमारी मैडम बहुत सुंदर हैं। सो वी नहीं, सो एवरीवन, इसलिए हर कोई उन्हें ही देखता है, लुक्स एट हर,
बहुत सुंदर है इसलिए उन्हें हर कोई देखता है। तो यहाँ पर जो इसलिए के अर्थ में यूज हो रहा है वो सो है ना, तो ये सो ही यूज होगा, कहने वाला इसलिए के अर्थ में। इसे रिक्त स्थान कर देता हूं, डैश 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 डैश, तो क्या आएगा यहाँ पे सो, क्या आएगा सो। बात समझ में आ रही है नहीं? ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। ऑप्शन दे देता हूँ चलो इसके, फोर दे दिया ऑप्शन में, सो दे दिया ऑप्शन में, बट दे दिया ऑप्शन में, और हाँ बस तीन ही, पेपर में तो तीन ही आने वाले हैं तुम्हारे में। देखो हमारी मैडम बहुत सुंदर है क्योंकि सब उन्हें देखते हैं, नहीं, सब उन्हें देखते हैं क्योंकि सुंदर है। कहने का मतलब क्या है भाई, ये तो रिजल्ट है इधर वाला, सब उन्हें देखते हैं, ये तो रिजल्ट है, ये रीजन है क्यों देखते हैं, क्योंकि मैडम कैसी है, बहुत सुंदर है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही है, सो आएगा इसमें। एक और दे देता हूं पैसेंजर वाला, द पैसेंजर्स वर वेरी हंग्री, बहुत भूखे थे बेचारे। सो इसलिए उन्होंने कहा बसों को भाई साहब पहले नाश्ता पानी करने ले दो। सो दे स्टॉप्ड द बस, इसलिए उन्होंने क्या करी, बस ही रोक दी। बस रोको भाई साहब, पहले खाना पीना खाएंगे तब जाएंगे। तो बीच में क्या आएगा, सो आएगा। क्या आएगा, सो। कॉन्सिक्वेंटली लिख सकते हैं, ठीक है, आप परेशान ना होइएगा, सेम यूज होता है। अगला वो वाला एग्जाम्पल लिख दू ना, अच्छा वाला, इंतकाम वाला। इंतकाम वाला एग्जाम्पल था ना, कौन सा, सभी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरे अंदर जो आदत है वो सच बोलने की है। देखो उसे लिख देता हूं, आई हैव द हैबिट, आदत है ना, ऑफ सेइंग, बोलने की, क्या बोलने की, द ट्रुथ, सच बोलने की मेरे अंदर आदत है। सो इसलिए एवरीवन, हर कोई, हेट्स मी, मुझसे क्या करता है, नफरत करता है क्योंकि मेरे अंदर जो आदत है वो सच बोलने की है। सो लगा दिया मैंने, ठीक है। बात समझ चुके होंगे, बात क्लियर होगी। सो देयरफॉर का यूज कैसे होता है, ये कनेक्शन भी हो गया। कनेक्ट कैसे करेंगे दोनों वाक्यों से, चलो ये कनेक्ट करा देता हूं तुम्हें, ठीक है, ठीक है। कनेक्टिंग सेंटेंसेस यूजिंग सो या देयरफॉर। उसका मतलब सो या देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग ज्यादातर नहीं होता बेटा, ठीक है। सो या देयरफॉर का यूज करके वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहली बात आपको यही बात ध्यान रखनी है कि रीजन आएगा पहले, उसके बाद में आएगा सो या देयरफॉर, और लास्ट में क्या आएगा, इसके बाद में रिजल्ट। क्या आएगा, रिजल्ट। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं एक वाक्य, अमन लॉस्ट द रेस, ठीक है, ही डिड नॉट रन फास्ट। देखिए ये दोनों वाक्य हैं, इनको आपको जोड़ना है सो से, सो से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, सो से। चलिए देखिए, अमन रेस हार गया भाई। क्यों हार गया भाई, क्योंकि वो तेज ही नहीं दौड़ा भाई, तेज नहीं दौड़ा, ये रीजन हो गया। क्यों नहीं तेज दौड़ा, पता नहीं क्यों नहीं दौड़ा, इसका तो रीजन नहीं है। लेकिन रेस क्यों हार गया, क्योंकि तेज नहीं दौड़ा, ये रीजन हो गया। ये क्या हो गया, रिजल्ट। रीजन और रिजल्ट जब आपके सामने है तो बस बीच में क्या रखना है, सो या देयरफॉर। पहले क्या लिखना होता है, रीजन। क्या लिखना होता है, रीजन। तो ही डिड नॉट रन फास्ट, बीच में क्या रखना है, सो। क्या रखना है, सो। सो अमन लॉस्ट द रेस, सो अमन लॉस्ट द रेस। अब दिमाग का भाई वाला नहीं करना है। कैसे, यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद में गलती मत कर देना। गलती कैसी सर, ऐसी गलती, यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन, और यहाँ पे अमन क्या है, नाउन। बताइए पहले नाउन आता है कि प्रोनाउन आता है, बताइए जल्दी से, नाउन आता है कि प्रोनाउन आता है, पहले आता है नाउन। तो अमन किसकी जगह पे आएगा, ही की जगह पे, और ही किसकी जगह पे आएगा, अमन की जगह पे। तो लास्ट फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, अमन। अमन डिड नॉट रन द फास्ट, सेंटेंस चेंज नहीं करना है, बस सब्जेक्ट को ये इधर उधर करना है। अमन डिड नॉट रन फास्ट, सो ही उधर चला जाएगा। सो ही लॉस्ट द रेस। बताइए क्या आपकी ये कनेक्शन क्लियर है। आप सो और देयरफॉर का यूज करके जोड़ सकते हैं आसानी से। जैसे सो आता है वैसे देयरफॉर आता है, नो अंतर, कोई भी अंतर नहीं होता है, नो डिफरेंस है। और हाँ मैंने थोड़ा सा अंतर बताया, फॉर्मल इनफॉर्मल के जरिए अंतर है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनमें अंतर है, लेकिन रिटर्न में आप इनमें ज्यादा अंतर नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं इनका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर की तरफ से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आप जितना पढ़ रहे हैं कंजक्शन के बारे में उतना कोई पढ़ा नहीं रहा है।
इस बात को समझें। कंटेंट देख लीजिए, आप ऑनलाइन ही उठाकर देख लीजिए, किसी भी कंजक्शन की वीडियो में आपने बहुत मटेरियल कवर करा है। और अभी तो हमने 4 कंजक्शन के बारे में पढ़ाया है और इतनी गहराई से पढ़ाया है। अभी तो हम और भी कंजक्शन देखेंगे। पहला टाइप कराया हमने, ये अभी पहला टाइप कराया कि नहीं? देखो कितने प्रकार बताए थे मैंने, 4। 2 कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट, 2 तो वही थे ना, 2 तो वही थे। और उसके अलावा मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे। देखो ये रहे, पहले हमने रिलेटिव करे, अभी तो ये पढ़ने बाकी है। अभी तो ये इनको भी पढ़ेंगे, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, बस जुड़े रहिए सन कोचिंग सेंटर के साथ, मेरे साथ। हम यहाँ पर आपको मेहनत कराने के लिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपके लिए लग्जरी है कि हम आपके लिए पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे ऑनलाइन। बस आपको क्या है, सपोर्ट करना है। जितने भी हैं आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं और आपके साथ के साथी हैं, कोचिंग फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन फ्रेंड्स हैं, सबको बताइए इस चैनल के बारे में, बताइए इन क्लासेस के बारे में, किस तरीके से हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से मेहनत करा रहे हैं कि आपकी सारी चीज समझ में आ रही है, कितनी भी डाउट्स क्यों आ रहे हैं। क्लास खत्म करेंगे लास्ट तक तो 1% डाउट नहीं बचेगा आपका। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, मैं प्रत्येक चीज को लिंक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इधर उधर के साउंड की वजह से थोड़ा सा रह जाता है कोई चीज, तो उसे रिपीट करता हूँ मैं बार बार, तो उसे भी दोबारा देख लिया करें। कोई चीज रह जाती है उसे दोबारा वीडियो बैक करके देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें, फैक्चुअल चीजों को समझने की कोशिश करें। कुछ चीजें समझनी होती हैं, याद भी करनी होती है और लिखना भी होता है। लिखना तो आपको सब कुछ है, नोट्स बनाने प्रॉपर, एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली लिखने हैं। और मैं अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम में भी आ सके और आपकी समझ में भी आसानी से आ सके। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज एक्सप्लेन करी है, उम्मीद आप सारी चीज समझ चुके होंगे। इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सन कोचिंग सेंटर के नाम से। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने कोचिंग ग्रुप्स में, अपने स्कूल फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। कहने का मतलब अच्छे तरीके से कंजक्शन टॉपिक को सीख सकें। मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम नेक्स्ट अगला टाइप सीखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तब तक आप सभी के लिए थैंक यू सो मच।